क्या उत्तराखंड की राजनीति सिर्फ एक परिवार की पेंशन बनकर रह गई है? आज हम उस खानदान की कुंडली खंगालने की कोशिश करेंगे जिसने 2 राज्यों पर राज किया लेकिन अब दूसरों को परिवारवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार और आप मेरे YouTube चैनल हिमालयन टॉक से जुड़ चुके हैं। तो बात यह है कि जिनके दादा यूपी के मुख्यमंत्री रहे, जिनके पिता उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनके पिता के ममेरे भाई 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे और जो खुद परिवारवाद के दम पर उत्तराखंड में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं, जिनका पूरा खानदान दिवंगत हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम और शख्सियत की राजनीतिक पेंशन पर मौज काट रहा है, वो सौरभ बहुगुणा साहब अब राजनीति में दूसरों के परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे हैं। जरा सुनिए। 50 साल से डीलिमिटेशन रोकने का काम कांग्रेस कर रही है और सिर्फ एक परिवार को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है कि दूसरों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले। और मैं भाई कमाल ही हो गया। ये तो 3 पीढ़ियों से राजनीति में ठाठ कर रहे बहुगुणा परिवार के ये चिराग कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक परिवार को बचाने के लिए डिलिमिटेशन नहीं होने दिया गया ताकि दूसरों को मौका ही ना मिले। राजनीति में दूसरों के परिवारवाद पर ज्ञान देने वाले सौरभ बहुगुणा साहब ने एक पल अपने परिवारवाद में भी झांक लिया होता तो ऐसा न कह पाते। परिवारवाद पर वो वार कर रहे हैं जिनका खुद के राजनीतिक उभार की वजह ही परिवार है। ऐसी सिचुएशन पर हिंदी में कई मुहावरे हैं, मसलन दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत या 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बाकी आपको भी कुछ याद आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख सकते हैं। सौरभ बहुगुणा और उनकी फैमिली के मेंबर राजनीति में परिवारवाद के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं, ये एक फैक्ट है। बहुगुणा डायनेस्टी की पूरी कुंडली निकाल लीजिए तो पता चलेगा कि इनमें से कई लोगों की राजनीति में पैराशूट लैंडिंग हुई है। हाँ, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा बहुत ज़मीनी नेता थे। वो यूपी जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में ताकतवर मंत्री रहे। एक दौर में कांग्रेस में उनका बहुत दबदबा था। उनकी 3 संतानें हुई, विजय बहुगुणा, शेखर बहुगुणा और रीता बहुगुणा जोशी। और इस खानदान ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में राज किया। बड़े बेटे विजय बहुगुणा उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले सांसद रहे। दूसरे बेटे शेखर बहुगुणा जो कि यूपी कांग्रेस के नेता हैं, हालांकि उनका राजनीतिक करियर खास नहीं चमक पाया। तीसरी संतान है रीता बहुगुणा जोशी जो कि यूपी में कैबिनेट मंत्री रही, कभी कांग्रेस में कद्दावर नेता थीं। विजय बहुगुणा के 2 बेटे हैं, एक है साकेत बहुगुणा जिनका कोई जमीनी आधार न होने के बावजूद उनके पिता विजय बहुगुणा ने उन्हें टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव में लड़वाया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे, वरना वो भी सौरभ बहुगुणा की तरह आज ज्ञान बांट रहे होते। विजय बहुगुणा के दूसरे बेटे सौरभ बहुगुणा के बारे में आपको पता ही है, जो कि कांग्रेस से पाला बदलकर पिता की तरह वो भी बीजेपी में आए और आज धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। रीता बहुगुणा जोशी जब अपने बेटे मयंक जोशी को बीजेपी में एडजस्ट नहीं करा पाई तो उन्होंने यूपी में 2022 के चुनाव में अपने बेटे मयंक जोशी को समाजवादी पार्टी में भर्ती करा लिया। लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आ पाई यूपी में, तो मयंक जोशी का राजनीतिक करियर उड़ान ही नहीं भर पाया। ये तो हुई हेमवती नंदन बहुगुणा के अपने परिवार की बात, यानी बेटा, बेटी और पोतों और नाती की बात। लेकिन बहुगुणा नाम की पेंशन उनके खानदान के दूसरे लोगों ने भी उत्तराखंड में जमकर उड़ाई है। उत्तराखंड में एचएन बहुगुणा की विरासत के लाभार्थियों में उनके बेटे विजय बहुगुणा, पोते सौरभ बहुगुणा और साकेत बहुगुणा तो रहे ही हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा की राजनीतिक विरासत का एक हिस्सा उनके भांजे भुवन चंद्र खंडूड़ी भी लूट ले गए। बीसी खंडूड़ी 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री भी रहे और उन दिनों उनकी रेटिंग बहुत हाई थी। एचएन बहुगुणा के भांजे की पहचान के साथ राजनीति में कदम रखने वाले बीसी खंडूड़ी साहब ने जो राजनीति में जो भी कुछ हासिल किया उसका ब्याज अब उनकी बेटी ऋतु खंडूड़ी भूषण के खाते में जा रहा है, जो कि उत्तराखंड में बीजेपी की 2 बार की विधायक हैं और इस समय उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर हैं।
बोगड़ा साहब के भांजे बीसी खंडूड़ी की बेटी का करियर तो चमक गया, लेकिन बेटे मनीष खंडूड़ी की लॉन्चिंग फेल हो गई। उन्होंने राजनीति में स्थापित होने के लिए कांग्रेस का रूट पकड़ा और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको कांग्रेस ने गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट तो दिया, लेकिन वो हेमवती नंदन बोगड़ा और बीसी खंडूड़ी की राजनीतिक विरासत भी मनीष खंडूड़ी की चुनावी वैतरणी पार नहीं करा पाए। वो भी अपने पिता की पार्टी बीजेपी में शामिल हो गए बाद में और उस राजनीतिक समुद्र में गुम से हो गए। मुझे तो 1991 का वो लोकसभा चुनाव अभी भी अच्छी तरह से याद है, जब सेना से ताजा रिटायर हुए भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब को बीजेपी ने तुरंत लपक लिया था और गढ़वाल संसदीय सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था। खंडूड़ी साहब को तब कोई जानता नहीं था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी ने हेमवती नंदन बोगड़ा के भांजे वाले कनेक्शन को चुनावी कैंपेन में खूब फैलाया। हालांकि बीसी खंडूड़ी हो या विजय बोगड़ा हो या उनके बेटे सौरभ बोगड़ा हो, आज वो जिस पार्टी में है, हेमवती नंदन बोगड़ा ने उस विचारधारा के खिलाफ पूरी उम्र लड़ाई लड़ी। लेकिन देखिए कि आज उनके वारिस उसी विचारधारा की गोद में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। क्या ये विरासत का सम्मान है या सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद? खैर, बात बीसी खंडूड़ी की हो रही थी तो खंडूड़ी साहब फौजी आदमी थे। 1991 में जब उन्होंने राजनीति में पैराशूट लैंडिंग की तो तब चुनावी सभाओं में वो ढंग से बोल नहीं पाते थे, वो अच्छे वक्ता नहीं थे। उनको सुनना जो है उन दोनों बड़ा उबाऊ सा लगता था। लेकिन बीजेपी ने उनके लिए लाइन लेंथ सेट की हुई थी। बार बार अपने मामा हेमवती नंदन बोगड़ा का नाम जपना उनके भाषणों में अनिवार्य कर दिया गया था। बहुत से लोगों को पता ही होगा कि हेमवती नंदन बोगड़ा जी अपने दौर के बहुत कद्दावर नेता थे। वो प्रधानमंत्री मटेरियल माने जाते थे, लेकिन उनकी पार्टी की सुप्रीम लीडर इंदिरा गांधी से उनकी ऐसी ठनी कि फिर उनकी राजनीति कभी पटरी पर आ ही नहीं पाई। जब उनके भांजे भुवन चंद्र खंडूड़ी को 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा तो बोगड़ा जी के निधन को तो 2 साल ही हुए थे। उनके प्रति गढ़वाल के लोगों में खासी सहानुभूति थी। तो 1991 की राम लहर और हेमवती नंदन बोगड़ा वाले सेंटिमेंट ने ऐसा भीषण कॉकटेल बनाया कि सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की राजनीति में नैया पार हो गई और उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सतपाल महाराज को करीब 25,000 वोटों से हराकर संसद में एंट्री मार ली। मामा के नाम पर भांजे की राजनीति चल पड़ी तो एचएन बोगड़ा के अपने कुटुंब के भीतर भी हलचल मचनी ही थी। बेटों और बेटी को लगा होगा कि यार बोगड़ा जी की राजनीतिक विरासत के असली दावेदार तो हम लोग हैं, लेकिन फायदा उठा गया उनका ममेरा या फुफेरा भाई यानी बीसी खंडूड़ी जी। फिर आया 1998 का लोकसभा चुनाव। उन दिनों हुआ क्या कि रहस्यमय तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट से जजी छोड़कर विजय बोगड़ा साहब अपने पिता एचएन बोगड़ा की विरासत का हवाला देकर राजनीति में कूद पड़े। जिस गढ़वाल में कभी उनका आना जाना नहीं रहा, जहां की वो भाषा नहीं जानते, जहां के खान पान कल्चर को नहीं जानते, जहां के मिजाज को वो नहीं समझते, वहां वो चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। वो चुनाव मैंने कवर किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि विजय बोगड़ा जब पहली बार पौड़ी में पहुंचे थे तो उनके स्वागत में लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए थे। भारी भीड़ उमड़ी थी। ज्यादातर लोग एचएन बोगड़ा के बेटे को पहली बार देख रहे थे, इसलिए वो विजय बोगड़ा के लिए नहीं बल्कि उनके पिता हेमवती नंदन बोगड़ा के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा और सम्मान का प्रकटीकरण था। मुझे अभी भी याद है कि देहरादून से वाया श्रीनगर होते हुए पौड़ी पहुंचकर बस अड्डे पर कितना जबरदस्त स्वागत हुआ था विजय बोगड़ा का। ऐसा माहौल बना कि लगा कि राजनीति में आते ही विजय बोगड़ा अपने पिता एचएन बोगड़ा की राजनीतिक विरासत को धमाकेदार अंदाज में अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन हर कोई हेमवती नंदन बोगड़ा तो हो जाए फिर तो बात ही क्या है। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज विजय बोगड़ा जनता की अदालत में बुरी तरह हार गए। कांग्रेस के टिकट पर लड़े विजय बोगड़ा अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और 63,900 वोट ही मिले उनको, यानी कुल 12% वोट ही वो ले पाए। उनके कजिन ब्रदर यानी भुवन चंद्र खंडूड़ी तब भी बड़े अंतर से बाजी मार ले गए और दूसरे नंबर पर रहे सतपाल महाराज,
जो कि कांग्रेस से बगावत करके बनी पार्टी ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस सेकुलर, उसके कैंडिडेट थे। लेकिन कई बरस के बाद विजय बहुगुणा की राजनीति का सूर्य कैसे चमका, यह सबने देखा। उसमें भी परिवारवाद का ही रोल रहा, जिसे कांग्रेस में खूब संरक्षण मिला। जब विजय बहुगुणा को लगा कि पौड़ी लोकसभा सीट में उनकी दाल नहीं गलने वाली और यहां तो उनके रिश्ते के भाई बीसी खंडूड़ी का सही चल रहा है, तो वो टिहरी लोकसभा सीट पर चले गए और वहां से जीतकर सांसद भी बन गए। फिर 2012 में उत्तराखंड में हुई विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनने को हुई, तो विजय बहुगुणा के सितारे ऐसे बुलंद हुए कि कांग्रेस ने विधायकों में से मुख्यमंत्री चुनने के बजाय टिहरी से सांसद विजय बहुगुणा को दिल्ली से सीएम बनवाकर उत्तराखंड भेज दिया। दिल्ली दरबार या कहें कि 10 जनपद में तब उनकी बहन रीता बहुगुणा जोशी ने उनके लिए बहुत तगड़ी फील्डिंग सजाई हुई थी। तो विधायकों को नजरअंदाज करते हुए और हरीश रावत की सीनियरिटी को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने तब विजय बहुगुणा को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। उसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। विजय बहुगुणा की राजनीति में भी पैराशूट लैंडिंग हुई और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी उन्होंने परिवारवाद की पैराशूट लैंडिंग से ही हासिल की थी। न सिर्फ उनकी बल्कि उनके दोनों बेटों की एंट्री भी परिवारवाद के उसी रूट से हुई। यह राजनीति की वो पेंशन है जो सिर्फ सरनेम के दम पर हर महीने पावर के रूप में क्रेडिट हो रही है। लेकिन अब कमाल की बात देखिए कि परिवारवाद के शॉर्टकट से राजनीति में फल फूल रहे बहुगुणा साहब के चिराग और धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अब दूसरों को परिवारवाद पर ज्ञान दे रहे हैं, ताने कस रहे हैं। 50 साल से डीलिमिटेशन रोकने का काम कांग्रेस कर रही है और सिर्फ एक परिवार को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है कि दूसरों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले। उन्हें यह अहंकार भी है कि उत्तराखंड विधानसभा के सदन में वो बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। रवि भाई, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मान लो। अब साहब डिग्री तो बहुतों के पास है, लेकिन ये बताइए कि अगर बहुगुणा सरनेम ना होता तो क्या आज आप उसी सदन में खड़े होकर ये ज्ञान दे पाते? बहुगुणा खानदान का चिराग होने के नाते आप लोगों को इतना प्रिविलेज तो मिलना ही था कि आपको अच्छी और महंगी एजुकेशन दिलाई गई होगी। आपके पढ़े लिखे होने पर किसी को भला शक क्यों होगा? इतनी प्रभावशाली पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक होने की वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों को खुद ब खुद मिली जाती है। लेकिन अब देखिए कि परिवारवाद कैसे काम करता है। वैसे तो महिला आरक्षण बिल के नाम पर उत्तराखंड विधानसभा सत्र कराए जाने का कोई औचित्य बनता ही नहीं था, किसी भी एंगल से नहीं बनता था। वो बिल तो संसद में गिर ही चुका है, उसमें विधानसभा क्या ही कर लेती उसमें। लेकिन उसकी आड़ में कराए गए विधानसभा के विशेष सत्र में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने बड़बोलेपन पर फंस गए और कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। तो रिश्ते में सौरभ बहुगुणा की बहन और स्पीकर ऋतु खंडूड़ी भूषण साहिबा अपने छोटे भाई की ढाल बन गई, सदन स्थगित करवा दिया। तो बहुगुणा के राजनीतिक पेंशनधारियों की ये अपनी ठसक है, अपना अंदाज है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी लगता है कि बहुगुणा परिवार के लोग राजनीति में वंशवाद के सबसे बड़े लाभार्थी हैं? क्या आपको भी लगता है कि उत्तराखंड के आम युवा का हक ये सियासी घराने मार रहे हैं? कमेंट में बताइए कि क्या उत्तराखंड को अब इस पेंशन पॉलिटिक्स से बाहर निकलने की जरूरत है। और हाँ, इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों, अपने परिचितों और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों तक ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना भूलना नहीं है। ये बात सब लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच जानी चाहिए कि ये राज्य बना किन के लिए था और किन की बदौलत था और उसका राजनीतिक लाभ कौन लोग उठा रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।